किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। ठंड का मौसम आ गया है और ऐसे में हमें मंडियों में तरह तरह की रंग बिरंगी सब्जियां नजर आती हैं और ये मंडियों तक तब पहुंचती हैं जब हमारे किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके इनका उत्पादन हासिल करते हैं। बता दें आपको कि इन सब्जियों का उत्पादन हासिल करने के समय हमारे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई बाधाएं सामने आती हैं जिनको पार करके ये सब्जियां मंडियों का सफर तय करती हैं। जी हां, कई रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, कई पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और भी कई समस्याएं होती हैं जिनसे बढ़वार प्रभावित होती है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करके अपनी जो सब्जियों की बढ़वार है उन्हें प्रभावित होने से बचा सकते हैं? अगर रोग और कीट लग गए हैं तो किस तरह से उनका बचाव कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं? कई सवाल आपके मन में होंगे, आज उन्हीं के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। विषय रहेगा शीतकालीन सब्जियों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन। जी हां, इस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। बता दें आपको ये वैज्ञानिक हैं पादप रोग विज्ञान JNKVV कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जबलपुर में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी उपस्थित हैं जो प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार रंजन जी जो शाकीय विज्ञान संभाग में वैज्ञानिक हैं और ये स्थित है IRI पूसा नई दिल्ली में। जी हाँ, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारे जो सवाल जवाब के सिलसिले का हम शुभारंभ करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। ठंड के इस मौसम में किसान फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, शलगम, टमाटर, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज और मटर की खेती कर सकते हैं। साथ ही किसान इस समय पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों और धनिया भी बो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन शीतकालीन सब्जियों की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको फसल में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों की फसल में कई तरह के कीटों के हमले और रोगों के लगने की आशंका रहती है। ये कीट और रोग सब्जियों की मात्रा और गुणवत्ता को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। आइए पहले जानते हैं एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। एकीकृत कीट प्रबंधन कृषि की एक वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ पद्धति है जिसका मकसद फसलों को कीटों से सुरक्षित रखना और रसायनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। ये पद्धति कीटों के जीवन चक्र, उनके प्राकृतिक शत्रुओं, पर्यावरणीय स्थितियों और फसल प्रबंधन तकनीकों का समन्वित उपयोग करती है। एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य कीट प्रबंधन को अधिक प्रभावी, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाना है। वहीं एकीकृत रोग प्रबंधन का मतलब है रोगों को नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक तरीकों जैसे फसल चक्र, स्वच्छता, जैविक तरीकों जैसे मित्र कीट, बायो फर्टिलाइजर और रासायनिक तरीकों जैसे प्रतिरोधी किस्में, नीम आधारित स्प्रे व फफूंद नाशकों का उपयोग करना जिससे उपज बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। कीट नियंत्रण की शस्य विधि के तहत सब्जियों को खरपतवार मुक्त रखें, कीट प्रतिरोधी किस्मों की खेती करें। फसल चक्र को अपनाने से कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है। कीट नियंत्रण की यांत्रिक और भौतिक विधियों की बात करें तो सुबह के समय वयस्क कीटों और उनकी सुंडियों को पकड़कर नष्ट कर दें।
प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। कीट नियंत्रण की जैविक विधि के तहत सब्जियों के प्रमुख हानिकारक कीटों का नियंत्रण मित्र कीटों, जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग करके किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग करके कीटों का नियंत्रण करने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। मुख्य रोगों और उनके प्रबंधन की बात करें तो चूर्णिल, आसिता से बचाव के लिए प्रतिरोधी किस्में लगाएं और सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए रोग मुक्त पौधे लगाएं। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग न करें। दवाओं का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। टमाटर में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। फसल चक्र में गैर सोलनेसी कुल के पौधों का उपयोग करें। इस तरह शीतकालीन सब्जियों में समय और जरूरत के हिसाब से एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी हम सब ने एक रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और ठंड के इस मौसम में यानी कि शीतकाल में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो मुख्य तौर पर जिनकी खेती की जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर यादव का रुख करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे किसानों को बताएं कि इस समय कौन कौन सी खास सब्जियां हैं जो हमारे किसान लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, इस समय जाड़े का मौसम आ गया है और जाड़े का मौसम में अक्टूबर के महीने से ही हम खेती जाड़े की फसलों की शुरू कर देते हैं। तो जाड़े में बहुत से किसान बहुत सी सब्जियों की जो संभावना होती है, इसमें मुख्य तौर से आप कहेंगे कि जैसे जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे इसमें गाजर है, इसमें मूली है, शलजम है, चुकंदर है, इस तरह की सब्जियां किसान उगाते हैं। इसी तरीके से पत्तेदार सब्जियों की बहुत बड़ी संभावना है। इसमें बहुत तरह की पत्तेदार सब्जियां हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, जिसमें मेथी है, पालक है, बिलायती पालक है, बथुआ है, सरसों का साग है और इसके अलावा बहुत सी विदेशी सब्जियां भी किसान भाई इस मौसम में लगाते हैं जो पत्तेदार हैं और इनके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत मुख्य फसल है इस समय जाड़े में, जिसमें आप किसान भाई गोभी वर्गीय जो फसलें हैं उसको बहुत बड़ी संख्या में लगाते हैं। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है और तरह की जो चाइनीज कैबेज है, तमाम सब्जियां हैं जिनको किसान भाइयों के लिए ऑप्शन है, संभावनाएं हैं जिनको वो लगाते हैं। और कुछ दलहनी फसलों की भी इसमें संभावना रहती है, जिसमें मटर है, बहुत व्यापक तरीके से लगाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए इस मौसम में बहुत सारी सब्जियों की संभावना रहती है और डाइवर्सिफिकेशन का भी एक ऑप्शन रहता है। और साथ साथ हमारे उपभोक्ता जो होते हैं उनको भी बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए इस मौसम में आवश्यकता होती है और मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सब्जियां जो है ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा नजर आती हैं, चाहे हम पत्तेदार सब्जियों की बात करें, जड़दार सब्जियों की बात करें या फिर गोभी वर्गीय सब्जियों की ही बात कर लें, ये तमाम जो है ठंड के मौसम में उपलब्ध होती हैं। तो हमारे किसान इस समय इनकी खेती करते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन आप ठंड के मौसम में ले सकते हैं? शीतकालीन जो हमें अभी चल रहा है मौसम, उसमें ले सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। जब हम बात करते हैं शीतकालीन सब्जियों को लगाने की, तो कई तरह की तैयारियां भी करनी होती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर रंजन आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान जो है क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए, शीतकालीन सब्जियों की तैयारी जो है शीतकाल आने से पहले से शुरू हो जाती है जी। जैसे कि गोभी वर्गीय सब्जी डॉक्टर यादव ने बताया, तो उसके लिए हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं, जो कि गोभी वर्गीय सब्जी में जैसे कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर में डिफरेंट ग्रुप है, जैसे आप देखेंगे उसमें अगेती किस्में हैं, मध्य अगेती है, पछता किस्म है। तो इसको तैयारी हमें मई जून से शुरू हो जाती है, जिसको आपको बाजार में जैसे सितंबर के माह में गोभी मिलती होगी। इसके लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं मई जून में ही जी। और मई जून में नर्सरी तैयार करके 3 से 4 सप्ताह बाद इसको मुख्य खेत में हम इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधरोपण करते हैं जी। और इस जैसे मटर है, मटर के लिए हम पौध पहले नहीं तैयार करते, उसको डायरेक्ट हम फील्ड में लगाते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी किस्में कब लगाई जाए।
बिल्कुल, तो किस्मों का यहाँ पर खास ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चयन करें, और इसके साथ ही साथ जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर जानकारी दी है कि हमें नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी में हम पौध तैयार करेंगे और फिर उसके बाद खेत में उसकी रोपाई करेंगे, तो इससे अच्छा उत्पादन हमें हासिल हो पाएगा। तो हमारे किसानों को ये बहुत ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर अच्छी किस्मों का चयन करें और नर्सरी प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से करें। बिल्कुल, अब मैं डॉक्टर श्रीवास्तव आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारी फसलें किसान खेतों में लगा रहे हैं, आगे चलकर किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए रोग और कीट को लेकर, उसके लिए पहले क्या तैयारी कर लें हमारे किसान? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रमुख रूप से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी में जो प्रमुख बीमारी सब्जी वर्गीय फसलों में आती है वो है डैम्पिंग ऑफ, मर्दू रोमिल आशिता रोग। इससे लगभग 15 से 20% तक जो है पौध अंकुरित नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो करना है वो है नर्सरी के समय डैम्पिंग ऑफ से बचाव हमारे किसान भाई करें। और ये जो रोग है ये फ्यूजेरियम मृदा जनित जो फंगस है उसकी वजह से होता है। फ्यूजेरियम है, पीथियम है, फाइटोप्थोरा, ये जो फंगस हैं ये जो है जब किसान भाई नर्सरी तैयार करता है तो उस समय जो है ये प्रभावित करते हैं। इसके लिए बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आवश्यक है वो है कि लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर जो है नर्सरी को तैयार करना है और जो है बीज को उपचार करके ही बोना है। और साथ में एक बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाई जो ध्यान रखें वो है कि जो नर्सरी है उसको भी ट्रीटेट कर दें। उसमें जो रेडोमिल है, मैनकोजेब प्लस, उससे जो है लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उस नर्सरी को भी ट्रीटेट करेंगे तो इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब फसल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, तो उस समय भी कई बीमारियां जो है लगने की संभावना रहती है। शुरुआती अवस्था में चूँकि ये जो मौसम है ये सर्दी का मौसम है, तो इस समय जो है मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है डाउनी मिल्ड्यू, ये 2 प्रमुख बीमारी सब्जी वर्गीय फसलों में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो इसको बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रोग के लक्षण हैं उसको पहचानें। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगर देखेंगे तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर टेल्कम पाउडर की जो है परत आसानी से किसान देख सकते हैं, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए जो है आवश्यक है जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो जो है फफूंदनाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें वेटेबल सल्फर काफ़ी अच्छा जो है फंजीसाइड है, इसका छिड़काव करें। 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रमुख और बीमारी है जो कि डाउनी मिल्ड्यू है, इस पर देखेंगे पत्ती पर अनियमित आकार के पीले कलर के धब्बे दिखेंगे। यदि पत्ती को पलट कर देखेंगे तो उस पर हल्की सी कॉटनी कलर की जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। ये इस तरह की जो है लक्षण किसान अगर खेत पे जाते हैं तो आसानी से उसको देख सकते हैं। इसके लिए जो है किसान भाई मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में या फिर प्रोपिकोनोजोल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआत में ही अगर आप यहाँ पर सतर्क रहेंगे तो आगे चलकर आपकी फसल में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन नर्सरी के दौरान ही अगर कुछ समस्या आ रही है, कोई रोग लग रहा है, कोई कीट लग रहा है, तो किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर यादव, डॉक्टर रंजन ने कहा था कि किस्मों का जो चयन है वो बेहतर तरीके से करना चाहिए, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि सब्जियों की किस्मों पर आप क्या जानकारी देंगे? हाँ, देखिए डॉक्टर साहब ने बताया था कि जैसा गोभी वर्गीय सब्जियों की जब खेती करेंगे, स्पेशली फूल गोभी जो होती है उसमें तापमान के प्रति बहुत वो होती है, सेंसिटिव होती है। तो अगर गलत प्रजाति का चुनाव हो गया तो या तो उसमें फूल नहीं आएंगे या उसमें पत्ते ही केवल आएंगे। तो इसमें आपको विशेष कर ध्यान रखना कि अर्ली जो अगेती गोभी है उसकी प्रजातियां अलग होती हैं, जिसमें हमारी मेघना थी, पूसा कार्तिक शंकर थी। इसको आप किसान भाई लगाते रहे हैं और लगाते हैं। इसी तरह से आप मध्यम जो इसमें इस समय जो गोभियाँ लगाई जाती है, इसकी रोपाई की जाती है, इसमें हमारी पौष्चा है, उसको आप लगा सकते हैं। और हमारा पूसा हाइब्रिड 2 करके एक हाइब्रिड है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और जो किसान भाई अब आगे गोभी की पौध लगाएंगे उनमें उनको ध्यान देना है कि उसमें पछेती, जिसको स्नोबॉल ग्रुप कहते हैं, उसको आप लगाएंगे। इसमें पूसा स्नोबॉल 1 है, K25 है,
इस तरीके से हमारे कटराइन जो सेंटर है हमारा हिमाचल प्रदेश में एक, वहाँ से कुछ प्रजातियों का विकसित किया गया है स्नोबॉल ग्रुप की। तो वहाँ की प्रजातियों को भी जैसे पूसा हाइब्रिड 1 और 2 करके हमने विकसित किया है, उसको लगा सकते हैं। तो ये प्रजातियाँ गोभी बहुत सेंसिटिव है इसलिए है। और बाकी जो फसलें हैं जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें किस्मों की बात करेंगे तो इसमें जैसे मेथी की पूसा अर्ली बंचिंग है, इसको आप लगाएंगे। इसी तरीके से आप सरसों का आप साग लगाना चाहते हैं तो पूसा संस्थान ने सरसों साग 1 करके एक प्रजाति विकसित की है। ये वो केवल साग के पत्ते के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका बीज नहीं बनाया जाता है, बीज नहीं खाया जाता, तेल नहीं निकाला जाता है। तो इसमें केवल साग, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है तो इसको करेंगे। पूसा बिलायती पालक हमने की स्पिनच जिसको बिलायती पालक कहते हैं, इसकी प्रजाति पूसा बिलायती पालक करके हम लोगों ने विकसित की है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बथुआ जो है हमारा केवल खेत में घास के रूप में पैदावार होती थी, इसको किसान भाई इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं, उसकी प्रजाति हमने विकसित कर रखी है। पूसा बथुआ 1 करके एक प्रजाति है और पूसा ग्रीन करके एक प्रजाति है। तो इस तरीके से हमने कर रखी है। और जो भाई किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं उसके लिए भी संभावना है जाड़े में। अभी जनवरी के महीने में प्याज लगाई जाती है, रोपाई की जाती है, उसकी पौध नवंबर के महीने से किसान भाई 15 नवंबर के आसपास में अपने खेत में लगा लेते हैं। तो इसके लिए पूसा रिद्धि करके प्रजाति हमारी बहुत अच्छी प्रजाति है जिसको किसान भाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो विदेशी सब्जियां हैं आजकल जो शहर के आसपास के किसान हैं उनको क्या करना चाहिए कि ऐसी सब्जियों को चुनाव करना चाहिए जो आपको अच्छी मांग हो, जिसकी जो विदेशी सब्जियां जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रोकली है। और ब्रोकली में हमारा KTS 1 करके एक प्रजाति है विकसित की गई है हमारे संस्थान से, उसका बीज आप लगा सकते हैं। उसकी रोपाई का समय भी अच्छा है, तो नवंबर दिसंबर के महीने में उसको रोपाई कर देते हैं, से अच्छी पैदावार हो जाती है। तो इसी तरीके से आप लेट्यूस है, आपका लेट्यूस है, ग्रेट लेक्स वगैरह प्रजातियां हैं, उसको आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से पार्सले, सेलरी, तमाम जो फसलें हैं उसकी हम लोगों ने पूसा संस्थान ने तमाम प्रजातियां विकसित की हैं। हमारे बीज उत्पादन करते हैं तो हमारे संस्थान से संपर्क करके या किसी कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके या राष्ट्रीय बीज निगम है, यहाँ से भी आप संपर्क करके अच्छी प्रजातियों का बीज जानकारी लेकर के लगाएं तो अच्छी पैदावार होगी और आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्म है उसका ही आप चयन करेंगे तो उसको अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा और अच्छा उत्पादन वो आपको देगी, जिससे आपके मुनाफे में ही इजाफा होगा। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रंजन का मैं यहाँ पर रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर रंजन, यहाँ पर अगर हम अच्छे उत्पादन की बात कर रहे हैं तो पोषण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पोषण का जो प्रबंधन होता है हम शुरुआत से ही करें, हमें रिकमेंडेड डोज पता होना चाहिए कि किसमें क्या डालना है, क्योंकि इसकी कमी से बहुत सारी बीमारी जैसे लगने वाली, जैसे आपको किसान भाई बोलते हैं कि इसमें ये बीमारी आ गई है, जब हम उनके खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये तो पोषक तत्वों की कमी है जी। तो पोषक तत्वों की कमी से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि फूल गोभी में किसान भाई कई बार शिकायत करते हैं कि पत्ती तो चौड़ी हो ही नहीं रही है, वो तो बिल्कुल पतली सी आ रही है, उसमें लीफ जो है दिखती ही नहीं है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जी। जो कि एक सूक्ष्म तत्व होता है मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम के कमी से वो होता है, जिसको हम लोग व्हीप टेल बोलते हैं, चाबुक की तरह हो जाती है पत्तियां इसकी। तो इसके लिए क्या है, पहले जब जिस खेतों में हमें लगाना है फूल गोभी, उसकी अम्लता जांच कर लें, उसके पीएच कितने हैं। जब उसकी पीएच यदि एसिडिक होता है तो उसमें ये मॉलिबेडनम की कमी होती है। तो आपके पास जो खेत है उसमें यदि पीएच कम है तो उसके लिए हम लाइम का उपयोग करते हैं पीएच बढ़ाने के लिए, जिससे कि मॉलिबेडनम की कमी ना हो। तो इसके लिए 2 से 2.5 टन लाइम पर हेक्टेयर यूज करते हैं हम लोग। और यदि लगाए हैं और फिर उसके बाद ये सिम्टम दिखने लगते हैं तो उसके लिए हम लोग अमोनियम मॉलिब्डेट और सोडियम मॉलिब्डेट को रिकमेंड करते हैं। 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर के रूप से आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस खेत में लगा रहे हैं उसकी मिट्टी का परीक्षण हमने किया है कि नहीं।
तो शुरुआत में यहाँ पर मृदा का परीक्षण करवाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ही रिपोर्ट कार्ड मिलती है हमारी मिट्टी की सेहत की, जिसकी कमी आ रही है उसकी आप पूर्ति कर दीजिए, तो देखिएगा आपकी जो खेत की मिट्टी है वो तो स्वस्थ होगी ही, साथ ही साथ आपके पौध को जितना पोषण चाहिए वो भी मिल जाएगा और आप अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए जब आप सब्जियों का उत्पादन लेने जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की चुनौतियां आपके सामने ना आए और आप आसानी से अच्छा उत्पादन हासिल करके अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है समय आती हैं बाधाएं, और वो बाधाएं कौन कौन सी होती हैं आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई कीट लग जाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव आप? देखिए, सब्जियों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप शुरुआत से, जैसे ही खेत में जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके बाद शुरू हो जाता है। तो प्रमुख बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है वो है सतत निरीक्षण करना। बीमारी आती है उसको पहचाने और जो है उसके लिए अनुशंसित जो फफूंदनाशक दवा है उसका छिड़काव करें। यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बात और है बीमारियों के संबंध में बताना चाहता हूँ। एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि किसान जब सिंचाई करता है तो कई जगह जो है खेतों में पानी भरा रहता है, जो कि बीमारी के लिए बहुत ही जो है अनुकूल परिस्थिति हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर ध्यान रखें कि खेतों में पानी ना भरा रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि बीमारियां अगर किसी पौधे को बीमार कर देती हैं तो वो पौधा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के पौधों को खेतों में ना रहने दें। शुरुआत में यदि इस प्रकार के पौधों को खेत से बाहर निकाल देंगे तो बीमारियों को आसानी से जो है बच सकते हैं। साथ में एक बात और मैं जो कहना चाहता हूं कि बीमारियों को फैलाने में रस चूसक कीड़े किसान भाई देखते होंगे, और मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी पौधे को यदि वो हिलाकर देखेंगे तो सफेद सफेद मच्छर आसानी से दिख जाएंगे। सफेद मच्छर है, हरा मच्छर है, माहो है, मकड़ी है, ये सारे कीड़े जो है बीमारियों का तो फैलाव करते ही हैं, साथ में पौधे का रस चूसकर पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे जो है पौधा जो है सरवाइव नहीं कर पाता, फूल कम आते हैं, फल कम लाते हैं, और जो है किसान की जो अंतिम जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको अच्छी पैदावार मिले, तो उसकी पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। तो मैं कहना चाहता हूँ छोटे छोटे उपाय करें। शुरुआत में जब खेत में जब पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिया है तो उस समय एक महत्वपूर्ण बात है जल निकास का ध्यान रखें। साथ में अगर रस चूसक कीड़ों का प्रकोप दिख रहा है तो शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शुरुआती अवस्था में कीड़ों के नियंत्रण करने के लिए। तो किसान भाई, गाय का गोमूत्र भी जो है कीड़े और बीमारियों के नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी पाया गया है। इसका महत्वपूर्ण बात है कि 5% का सॉल्यूशन तैयार करके आप जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं। नीम से बनी कीटनाशक दवाएं, नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कीटनाशक दवाएं जो स्वयं किसान भाई बना सकते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का काढ़ा जो है आसानी से किसान भाई बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल कर 5% का घोल तैयार कर वो किसान भाई जो है प्रयोग करेंगे। तो शुरुआती अवस्था में रस चूसक कीड़ों के साथ साथ फल छेदक इल्ली जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है फलों को नुकसान पहुंचाती है, उन पे आसानी से लगाम लगाई जा सकती है और हमारे किसान भाई भरपूर पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआती दौर में ही ये कुछ समस्याएं आती हैं सामने और इनके निदान के लिए आप ये जो उपाय हमारे विशेषज्ञ ने बताए हैं अपना सकते हैं, तो देखिएगा आप अच्छा उत्पादन सब्जियों का हासिल कर पाएंगे। और कौन सी समस्याएं आती हैं, किस तरह से प्रबंधन किया जा सकता है, कैसे रासायन मुक्त प्रबंधन किया जा सकता है, इन सब के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में
किसानों को मिले? मेरा नाम मुनियाबाई राठिया है। मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शीतकालीन सब्जियों के बारे में। जी हाँ, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के बारे में आज बात हम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक देखा है, हमने बहुत शुरुआती दौर में समस्याओं के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारे किसान खेत में अपनी सब्जियां लगा लेते हैं, उसके बाद किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, रोग कीट की पहचान कैसे करनी है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। और कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं, जान लेते हैं डॉक्टर यादव से। क्या कहेंगे डॉक्टर यादव आप इसको लेकर? हाँ, देखिए, जैसे कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें समसामयिक क्रियाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो किसान में जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस करना है, कैसे रोपाई करना है, हमें किसानों को हमेशा कहते हैं कि कोशिश करा करें कि अपनी जो सब्जियां हैं मेड़ों पे लगाएं, लाइनों में लगाएं। तो जो लाइनों जो पंक्तियों में लगाते हैं तो जमाव अच्छा होता है, देखभाल करने में अच्छी होती है और उसमें मिट्टी इत्यादि जो निराई गुड़ाई करने में और मिट्टी चढ़ाने में सहायता मिलती है, आसानी होती है। और मशीनों का भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस दूरी पर आपने लाइनों में अपनी सब्जियों को लगाने का प्रबंधन कर रखा है और लगा रखा है। तो इससे आपको लेबर की भी बचत हो जाएगी और जो उसमें घास इत्यादि है उसका भी नहीं आएगा। तो जब भी किसान भाई अपने खेत में कोई चीज़ लगाने जाएं तो सबसे पहले जब गोबर की खाद जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया करें। तो ट्राइकोडर्मा से उसमें जो फंगस वाली बीमारियां हैं बहुत सारी उसमें नहीं आ पाती हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है, बहुत बड़ा प्रबंधन अच्छा हो जाता है। खेत के बाद जैसे आपने रोपाई किया तो रोपाई के बाद एक हम पेंडिमेथेरिन दवा होती है, उसकी हम कहते हैं कि 3-3.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके पूरे जमीन पे छिड़काव कर दें, तब जाकर के रोपाई करें। या जैसे बुआई कर रखा है आपने, जैसे जो सब्जियां सीधे बुआई की जाती हैं, जैसे पालक, मेथी इत्यादि के बीज सीधे बुआई किए जाते हैं, मटर के, तो बुआई के तुरंत बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन पे। तो इससे क्या होता है कि जो प्री इमरजेंस बीड है, जो शुरुआती दौर पे बीड या घास जो आती है वो नहीं आ पाती है, तो एक महीने 1.5 महीने में उसको समय मिल जाता है। हमारी फसल पहले जम जाती है खरपतवार से पहले, और हमारी फसल जब बढ़ जाती है 1-1.5 महीने की, तब जा करके हम निराई गुड़ाई करके जो फसल में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो उसका निराकरण कर सकते हैं। तो हमारे पोषक तत्व जो हैं वो हमारी फसल ले पाती है, न कि हमारे घास या इत्यादि ले पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और कोई भी अवांछित पौधा या कोई संक्रमित पौधा अगर हमारे खेत में आस पास में है तो उसको निकाल करके ज़मीन में गड्ढा बना करके उसमें दबा दें, तो जिससे उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो फल या जो भी संक्रमित हैं तोड़ करके बाहर खेत के बाहर फेंक देते हैं, तो उसमें से उसके अंडे होते हैं, तो उसमें से पुनः प्रजनन करके उसमें से नया लार्वा या कीट जो पैदा हो जाता है और हमारे फसल को फिर से नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इन चीज़ों का करते रहेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि समय समय पर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। आपका जो एक ट्रैप आता है, जैसे आपको चिपचिपा गत्ता बोलते हैं, उसका भी येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसको लगाइए तो उससे भी बहुत सारे कीट उसमें जो चिपक जाएंगे और हमें किसी तरह का दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, ये कुछ विकल्प हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि आप एकीकृत कीट प्रबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल, कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के बारे में और जानेंगे, लेकिन यहाँ पर पोषण प्रबंधन के बारे में डॉक्टर रंजन से जानना चाहूंगी। डॉक्टर रंजन, कई बार हमारे जो किसान हैं वो ये समस्या उजागर करते हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तना जो है वो सूख रहा है, कुछ और समस्याएं ऐसी मिलती जुलती आ रही हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की कमी के चलते हो रही हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे पत्तियां पीली पड़ने का प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन जब खेत में हमें मिलाने हैं
तो उसका आधा भाग अंतिम जुताई के समय ही मिलाएं। जैसे गोभी वर्गीय सब्जियों में हम लोग कहते हैं कि जितना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, जैसे 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो उसका आधा भाग हम अंतिम जुताई के समय में मिलाएं और बाकी जो आधा बच गए उसको दो डोज में करें। जैसे 30 दिन रोपाई के 30 दिन बाद और फिर 45 दिन बाद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसान समस्या लेके आते हैं कि हमने गोभी के पौधे लगाए जी, सर इतने दिन हो गए इसमें तो फूल ही नहीं आ रहे हैं, और या बोलते हैं हमारे फूल जो है बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसको हम लोग बटनिंग बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे बटन के आकार के होते हैं फूल। तो देखिए इसका जो मैंने पहले ही बताया कि सही किस्मों का चयन, इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक तरह से है। यदि आप अगेती किस्म को बाद में लगाएं तो इस तरीके के आते हैं, या आप जो पछेती किस्म होती है लेट वैरायटी होती है उसको पहले लगा दिए तो उसमें आप केवल ग्रोथ देखते जाएंगे कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहे हैं, फ्रूट नहीं, फूल उसमें लगते ही नहीं है। तो इसका वही मेन कारण डॉक्टर यादव ने जैसे बताया कि टेम्परेचर है। हमारा जो फूल गोभी है बहुत ही तापमान से सेंसिटिव है। सही किस्म को सही समय पे लगाना जरूरी है, जिसके कारण आप ये बटनिंग से बच सकते हैं। दूसरा है कई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जैसे कि आप बाजार से फूल गोभी खरीद के लाएंगे, उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे राइसिनस बोलते हैं उसको, छोटे छोटे चावल के आकार के, मतलब फजीनेस राइसिनस ऐसे आता है। ठीक है, ये टेम्परेचर के तापमान का जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी आप देखेंगे कि गर्मी में जाड़ों में दिन में बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में बहुत ठंड पड़ रही है, इस तरीके के फ्लक्चुएशन के कारण वो राइसिनस होता है। या कभी कभी हम नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें, न तो हमें ज़्यादा डालने हैं न तो संतुलित मात्रा में डालने हैं। तो ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से भी ये बीमारी आती हैं जी। फिर फूल गोभी में देखेंगे कि कभी कभी ब्राउनिंग हो जाते हैं, कर्ड जो होते हैं ना वो ब्राउन कलर के, तो वो बोरॉन की डिफिशियंसी से होते हैं, बोरॉन की कमी होती है जी। तो इसके लिए हम बोरॉन का छिड़काव रिकमेंड करते हैं कि उसका करना चाहिए, जिससे कि इस सब चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह के कारण हो सकते हैं कि आपकी फसल में किसी तरह के आपको लक्षण नजर आ रहे हैं। पोषक तत्वों का अगर सही तरह से प्रबंधन नहीं होगा, उनकी पूर्ति नहीं होगी, तो ये तमाम लक्षण नजर आएंगे और आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, पैदावार भी प्रभावित होगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही किस्म का चयन करें, सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन भी यहाँ पर करें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं। आप पादप रोग विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, आपसे जानना चाहेंगे एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को किस तरह से लाभ होता है? देखिए, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की जो अवधारणा है वो कीट प्रबंधन की विधियां, चाहे हम कल्चरल विधि करें, चाहे हम बायोलॉजिकल करें, चाहे हम फिजिकल करें या अंत में केमिकल, अधिकतर देखा गया है हमारे किसान भाई जो है बीमारी लगती है या कीड़ों का प्रकोप हुआ, तुरंत जो है रासायनिक दवाओं को बाजार से लाए और उसका छिड़काव कर दें। कहीं ना कहीं रासायनिक दवाओं के जो दुष्परिणाम हैं वो सिर्फ कीड़ों को नहीं मारती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी मिट्टी है, हमारी नमी है या हमारी हवा है, और हम स्वयं को भी, हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। और जिससे जो है कीड़ों का तो ठीक है नियंत्रित हो गया, लेकिन जो नुकसान हो रहे हैं रासायनिक दवाओं के वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस अवधारणा को दूर करने के लिए एकीकृत रोग प्रबंधन के उपायों को जो है अपनाने के लिए हमारे सारे जो किसान भाई हैं उनको प्रेरित किया जाता है। और इसके प्रमुख है कि शुरुआती अवस्था में खेत का निरीक्षण करना, और आवश्यक हो तो उस समय जो है रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ दिया, जल निकास कर दिया, इंटरक्रॉपिंग कर लिया। इस तरह की प्रक्रिया करने से आसानी से कीड़ों और बीमारियों को रोक सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से हमारे सभी किसान भाइयों को और अच्छे से समझाऊं कि जो है टमाटर में अगर 12 लाइनों के बीच में यदि एक लाइन गेंदे की लगाई जाए तो जो मिट्टी में जो सूत्रकृमि, जिसको कि हम जो कि काफी ज्यादा जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है, नेमेटोड बोलते हैं, तो इससे आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। साथ में अगर हमारे किसान भाई मेड़ों पर कीट आकर्षक फसलें लगा दें तो भी जो है आसानी से कीड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है
शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक दवाएं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सर ने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा काफी प्रभावी है, किसान भाई उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ नीम से बनी कीटनाशक दवाएं ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आसानी से शुरुआती अवस्था में कीड़ा जो है, जो लार्वी है उसकी 6 इंस्टाल लार्वी होती है, तो शुरुआती अवस्था में इल्लियों को आसानी से हमारे किसान भाई जैविक कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से नियंत्रित कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अपनाकर आसानी से कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, और साथ में उस अवस्था में ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है जब ऐसा लगता है कि नियंत्रण प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा। लेकिन उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी बीमारी है और उसके लिए अनुशंसित फफूंदनाशक दवा ये हमारे किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए। अगर किसान भाई क्या पाउडरी मिल्ड्यू लगा है तो उसके लिए अनुशंसित दवा जैसे कि वेटेबल सल्फर का प्रयोग रिकमेंडेड है तो उसका प्रयोग कर सकते। अगर डाउनी मिल्ड्यू लगी है तो उसके लिए जो अनुशंसित दवा है प्रोपिकोनोजोल है उसका प्रयोग कर सकते। मतलब बीमारी की पहचान के साथ साथ जो है उसके अनुसार दवा का प्रयोग करना। और एक जो महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि पानी की मात्रा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती है, क्योंकि जो भी दवाएं हैं वो पानी में घोल कर ही प्रयोग करना है। तो किसान भाई इसका भी ध्यान रखें, अनुशंसित मात्रा के साथ जो पानी की रिकमेंडेड डोज है उतना उसको ही प्रयोग करके, और पौधे को पूरा तर करना है, ऊपर ऊपर दवाई नहीं छिड़कना है। स्पेशल जो है प्रमुख केस में क्या होता है कि रस चूसक कीड़े जो कि पत्ती की निचली सतह पर है, तो किसान को ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी दवाएं डालें जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं और कीड़े आसानी से नियंत्रित हो जाएं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं बहुत ही हम बेहतरीन पद्धति को अपना सकते हैं, और इससे जो हमारे मित्र कीट हैं उन्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, और जो हानिकारक कीट हैं सीधा उन्हीं को नष्ट किया जाएगा और हमारी फसल को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सकता है। आप ये तमाम तरह के विकल्प जो है अपना सकते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे फसल चक्र भी क्या हमारे किसानों के लिए इस दिशा में फायदेमंद रह सकता है? जी, फसल चक्र तो हमारी खेती का एक प्रमुख अंग होना चाहिए जी। क्यों, जैसे कि आप अगर स्वस्थ अच्छी फसल लेना चाहते हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखना चाहते हैं, कीटों से नियंत्रण करना चाहते हैं, इन सब में इसका जो विशेष महत्व है और बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने कहा कि कुछ सब्जियां होती हैं एक वर्ग की होती हैं, जैसे हम कहते हैं सोलनेसी वर्ग की, इसमें है टमाटर है, मिर्च है, बैगन है इत्यादि हैं। तो इन फसलों के बाद तुरंत ही इस वर्ग की कोई फसल नहीं लगानी चाहिए। इसमें आप गोभी वर्ग की फसल लगाइए या उसमें आप कोई लेग्यूम वाली लगाइए जो दलहनी वाली फसलें हैं। तो इनसे क्या होता है कि जैसे आपने जो एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो टमाटर बैगन मिर्च में आते हैं, वो दूसरी जब गोभी वर्गी सब्जियां लगाते हैं तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, या बीमारियां जो होती हैं उनके जो कीटाणु हैं या जो भी हैं फंगस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो मर जाते हैं। तो उससे दूसरी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी तरीके से होता है कि एक आप गहरी जड़ चीज़ें वाले लगाते हैं, जैसे जड़ वाली चीज़ कोई लगाते हैं तो उसमें एक सकरी वाली चीज़ लगाइए जिससे ऊपर के पोषक तत्वों को इस्तेमाल कर सके। तो ज़मीन में इस तरह की चीज़ों को लगाते हैं। और जैसे आप दलहनी फसल लगाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें जो दलहनी फसलें होती हैं वो उनकी जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वातावरण के नाइट्रोजन को उसमें वो कर लेता है, संशोधित करके अपना नाइट्रोजन बनाता है। तो वो नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है ज़मीन में और उन फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। जैसे आप दलहनी फसल लगाएंगे तो इसका बड़ा फायदा है। अन्य फसल को भी होता है। बहुत सी फसलों को हम बीच में, जैसे आपको बारिश के मौसम में हम कहते हैं कि ढैंचा लगा दीजिए, तो ढैंचा लगा देने से भी क्या होता है कि ज़मीन की उर्वरा उसके बाद उसमें पलेवा करके उसमें मिला दीजिए ढैंचा को 40-45 दिन में, तो उससे भी आपको नाइट्रोजन की मात्रा और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़मीन में बहुत सारा मिल जाती है। तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें क्रॉप रोटेशन को एक हमारे जो एक खेत में बार बार वो सब्जी न लगाएं, 2 से 3 साल के अंतराल पे वही सब्जी दोबारा लगाएं। बिल्कुल। तो इन चीजों को अपनाने के कई लाभ यहाँ पर होते हैं, तो इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है जिससे हम अच्छा उपज हासिल कर सकें। और ये जो सारी बाधाएं हैं, रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इन सब से हम दूर रह सकें और अच्छी उपज हासिल करके अच्छा जो मुनाफा है वो अर्जित कर सकें। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रंजन, आपसे
आपसे जानना चाहेंगे, अंतःफसलीकरण की यहाँ पर बात हो रही है, तो इससे हमारी खेत की जो मिट्टी है और साथ ही साथ जो हमारी उपज है, जैसे हमारी शीतकालीन सब्जियां हैं, उन्हें किस तरह के लाभ मिलते हैं? देखिए, अंतःफसलीकरण में क्या होता है कि जो हम इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, बिल्कुल, जिसमें डॉक्टर यादव ने जैसे कहा कि एक ज़्यादा जिसके जड़ें ज़्यादा अंदर तक जाती हैं उस तरह के लगाएं, एक ऊपरी सतह पर लगाएं। इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर जो भी उर्वरकता रहती है वो सारे के सारे अच्छे से उपयोग कर सके। जैसे अंदर जमीन के ज़्यादा अंदर रहने वाली ये करते हैं, ज़्यादा पोषण तत्व करते हैं, ऊपर से जो रहते हैं वो जो कम जड़ वाली होती है उसको करते हैं। इसी तरीके से जैसे फसल चक्र के लिए डॉक्टर यादव ने कहा कि दलहनी, जैसे कि मटर लगाते हैं सब्जियों में, जैसे साल में मटर हम लगाते हैं तो मटर से क्या होता है वो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और जैसे किसान भाई देखेंगे कि और सब्जियों में हम नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, जैसे 100 किलो प्रति हेक्टेयर देते हैं, लेकिन मटर में क्यों हम कम देते हैं? क्योंकि मटर खुद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसमें आप 20 से 25 किलो नाइट्रोजन से काम चल जाता है। यही नहीं, वो अपने लिए नहीं, वो आने वाले जो फसल चक्र के आगे जो फसल आने वाली है उसके लिए भी वो नाइट्रोजन आपके सॉइल में बरकरार रखती है। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने इसके बारे में जिक्र किया है, तो हम आपको बता दें कि अंतःफसलीकरण भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है कि आप अपनी फसल को बचा कर चल सकते हैं और इससे आपको दोहरा फायदा ही यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे, बता दें आपको कि हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, आपको जागरूक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है शीतकालीन सब्जियों की, उसमें लगने वाले रोग और कीटों की। जी हाँ, एकीकृत हम कह सकते हैं रोग और कीट प्रबंधन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जिससे हमारे जो सब्जियों वाली फसलें हैं उन्हें हम बचा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के लिए हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव का। डॉक्टर श्रीवास्तव, जैविक और प्राकृतिक खेती को बहुत अपनाया जा रहा है, बढ़ावा भी दिया जा रहा है, वैज्ञानिक भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर जोर दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे अपनाएं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इनमें भी रोग और कीट प्रबंधन को लेकर किस तरह के विकल्प होते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और चूंकि केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी हमारे यहाँ एक डेटा से आप समझे कि हमारे जो है भारत में जो है 3% क्षेत्रफल पर सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन 14% के लगभग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा। और इसी प्रकार जो है लगातार किसान जो दवाएं डालते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि कीड़े को मारना। वो ये भूल जाते हैं कि उन दवाओं का दुष्परिणाम क्या होगा। वो दवाएं कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा असर करती हैं। एक किसी भी कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लगभग 4 से 5 दिन तक फसल की जो है सब्जी की तोड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाई दूसरे दिन यदि भाव मिलता है तो उसको तोड़ाई कर दे। तो इस प्रकार उसका जो मुख्य असर है वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर जो सब्जियां हैं जो है डायरेक्ट जो है किसान तोड़ता है मंडी में ही, और डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के पास आ जाती है और वो उसको खा लेता है। तो इसके दुष्परिणाम को देखते हुए भारत सरकार ने जो नेचुरल फार्मिंग की बात
मैं कहना चाहता हूँ। ये नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट या प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें, इसका कॉन्सेप्ट है कि कीटनाशक मुक्त जो है फसल की पैदावार करना और इसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करके कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित करना। इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कर्षण क्रियाएं हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, कर्षण क्रियाएं जैसे फसल चक्र का प्रयोग करना, ये बहुत है। अंतर्वर्ती फसल लगाना, अब कीड़ों को मारने के लिए निगरानी बहुत आवश्यक होती है। निगरानी सूचक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आप ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं, कैच क्रॉप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का यूज करते हैं। इन सब के यूज से किसानों को आसानी से समझ में आ जाता है कि किस कीड़े का प्रकोप कब हो रहा है, किस स्टेज में हो रहा है। उस स्टेज के समय जो अनुशंसित दवाएं हैं, और मुख्यतः वो दवाएं जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर और वातावरण के ऊपर जो है इको फ्रेंडली दवाओं का प्रयोग करना, जो कि स्वयं किसान कर सके। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि किसान की लागत को भी कम तो करना है। तो लागत कम करने के लिए ऐसी दवाओं का प्रयोग करना जो कि स्वयं किसान बना सके, बाजार से उसको कम से कम खरीदना पड़े। तो ये जो अवधारणा है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी, किसान को जागरूक करने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रयोग करें और इसमें जो इको फ्रेंडली जो है दवाएं उनका ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात हमारे किसान भाइयों से जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि शुरुआती अवस्था से देख रेख करें। और जो प्रमुख रोग, अगर मैं यहाँ आलू की बात कहूँ तो आलू में मुख्यतः जो समस्या इस समय देखने को मिलती है, झुलसा, अगेती झुलसा, पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन किसान बीमारियों को सही पहचान नहीं पाता और ना पहचानने की वजह से कुछ भी फफूंदनाशक दवाएं लाकर डाल देता है, तो इससे उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआती अवस्था में देखेंगे पत्तियों पर डार्क ब्राउन कलर के अनियमित आकार के धब्बे देखने को मिलेंगे, जो कि शुरुआती लक्षण है झुलसा रोग के। तो इस प्रकार के रोग अगर आ रहे हैं तो उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो है पहचाने और फिर अनुशंसित दवाओं में शुरुआत में, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आजकल बहुत विकल्प है। गाय का गोमूत्र, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसका छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधे को उखाड़े और जल निकास करें। साथ में सर डॉक्टर साहब ने एक और महत्वपूर्ण बताई, पोषक तत्व। संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग बीमारियों के प्रबंधन में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जो फसल के अनुसार अनुशंसित जो है पोषक तत्व अगर उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्याएं जो है काफी कम हो जाती हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से हम विकल्प को अपना सकते हैं और रोग और कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रासायनिक दवाओं का ही हम इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन हमारे किसानों को करना है, किस तरह के विकल्प उन्हें अपनाने, हमारे तीनों वैज्ञानिक यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं, लगातार जागरूक कर रहे हैं। तो इस पर मैं अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगी हमारे दोनों की विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को आप? देखिए, मैं किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि अपनी जो फसल लगाते हैं तो उसमें शुरुआती दौर से बहुत जागरूक रखना है। सब्जी की फसल ऐसी फसल होती है जिसमें आपको प्रतिदिन जाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक दो दिन भी चूक हो गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और बहुत तेज़ी से कीड़ों का प्रकोप, जैसे माहो इत्यादि का प्रकोप जैसे, और या बादल जैसे आएंगे, कोहरा पड़ेगा, तो इसमें आपको पछेती झुलसा जो है बहुत तेज़ी से आएगा। तो जो आप जो फसलें सेंसिटिव फसलें लगा रखे हैं या कीट के लिए, उसमें जाइए और समय समय पर जितनी भी, जैसे कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे जो कहता हूँ मैं, कि जैसे आप जब लगता है कि बीमारी आ सकती है लेकिन बीमारी नहीं आई है, या कीट आ सकता है कीट नहीं आया है, तो एक आप छिड़काव जो संतुलित मात्रा में जिसका रिकमेंडेड है उसको आप कर देंगे तो हो सकता है कि आगे वाली बहुत बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता ही हासिल होगी। डॉक्टर रंजन, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों बहनों को? जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया, एकीकृत जीव कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इसी तरीके से हम एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन भी करते हैं, जिसमें कि हम केवल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करके कार्बनिक खाद भी यूज करते हैं, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, केचुए की खाद। तो एकीकृत पोषण प्रबंधन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी न है। जैसे पोषक तत्वों की कमी आएगी फिर बीमारियां आएंगी, कीटे आएंगी। जैसे हमारा शरीर यदि कमजोर होता है
तो 10 तरह की बीमारियां आते हैं। ठीक इसी तरीके से पौधों में भी होता है। तो संतुलित मात्रा में पोषक तत्व डालें, एकीकृत प्रबंधन करें, इसका यही करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अपनी फसल को आप स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत से ही सतर्क हो जाएं और लगातार निगरानी बनाकर चले, पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रबंधन करें, खाद सही समय पर दे, सही मात्रा में दे, सिंचाई प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान हो सकता है। कीट और रोग अगर ना लगे तो बेहतर है, लेकिन अगर लग गए हैं तो आप प्राकृतिक या जैविक विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सब्जियां हैं वो रसायन मुक्त रहेंगी। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा उत्पादन आप हासिल कर पाएंगे और एक सेहतमंद जो उपज है वो बाजार तक पहुंचा पाएंगे, एक अपना दायित्व निभा पाएंगे। तो बिल्कुल हमारे तीनों ही वैज्ञानिकों ने यहाँ पर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, सभी को जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना कि शीतकालीन सब्जियां जो हैं उनका सेहतमंद या फिर कहें कि स्वस्थ उत्पादन आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। हम आपको बता दें कि अगर आपके पास कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी विचार विमर्श 08@gmail.com। इस पर आप अपने जो सवाल है, जो सुझाव है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर जो ये QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तमाम जो जानकारियां आज के कार्यक्रम में हमने जिन पर चर्चा की है वो पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।